गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण वो है घर्षण कोण और विराम कोण। घर्षण कोण क्या है, विराम कोण क्या है, घर्षण कोण किसके बराबर होता है और घर्षण कोण और विराम कोण खुद एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये सब कुछ आज जानेंगे। जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये चैनल सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है, देखने वालों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी गीत गाने का चैनल तो है नहीं। तो जो भी यदि आपको पढ़ना होगा तो स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक है दोनों, आज का टॉपिक है घर्षण कोण एवं विराम कोण, है ना। इसके बारे में आप लोग जानेंगे डिटेल में, है ना। ये फिजिक्स 5 चैप्टर में गति के नियम वाले चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है घर्षण कोण एवं विराम कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए इसके पीछे वाला लेक्चर आप लोगों से आना चाहिए। यदि इसको समझना है तो उसके पहले वाले को आप पढ़ लेंगे तभी पढ़ सकते हो, नहीं तो देखने भर काम आएगा। 50% समझ में आ भी सकता है, पर 100% के लिए इसके इस पहले वाले लेक्चर को देखना ही पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को हमने ये बताया था, 1 मिनट में हम पीछे का जिसका यूज होने वाला है वो बता रहे हैं थोड़ा बहुत। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है एफ के, जिसको बोलते हैं गति स्टेट, मतलब एक होता है स्थैतिक घर्षण और एक होता है गतिक, है ना। तो स्थैतिक एफ होता है, गतिक वाला जो है वो एफ के होता है ना। एफ स्थैतिक वाले को सीमांत घर्षण भी कहा जाता है। ये सब हमने पीछे बताया है। स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, यानी म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपान आर, ये होता है। इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर। इसको समझना है डिटेल में तो आप पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। हम थोड़ा शार्ट में बताए दे रहे हैं कि इसका इसमें यूज होगा, पर डिटेल के लिए पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक में घर्षण कोण। घर्षण कोण, तो देखिए घर्षण कोण होता क्या है, उसकी परिभाषा को समझाने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। पहले देखना, ये कोई समतल है, इस समतल में ये कोई वस्तु है। क्या है, कोई वस्तु है इस समतल में रखी हुई है, ठीक। अब इस वस्तु में ये वस्तु का जो भार है वो नीचे काम करेगा mg, वस्तु का जो भार है वो mg नीचे कार्य करेगा, और ऊपर तरफ जो कार्य करता है उसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया। और इधर एक बल कार्य करता है, वो है सीमांत घर्षण बल या एफ, ठीक है ना। और इस वस्तु को इस दिशा में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मान लीजिए इधर हम बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर बल लगा रहे हैं कि वस्तु उधर जाए, पर जा नहीं रही है। अर्थात किस अवस्था में है, स्थैतिक घर्षण, मतलब सीमांत संतुलन की स्थिति में है, मतलब चलने की स्थिति में जरूर है पर चल नहीं रही है, इस अवस्था में है। मान लो ये है सीमांत घर्षण बल। क्या है ये, सीमांत घर्षण बल। ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, लिखे दे रहे हैं बल्कि इसको। ये क्या है, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल है ये। और ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है। ये क्या है, भार है। ये क्या है, बाह्य बल है। क्या है ये, बाह्य बल, ठीक है ना। अब देखो, हम इसकी परिभाषा बताना चाहते हैं। सीमांत घर्षण कोण किसको कहते हैं, तो देखना, ये है सीमांत घर्षण बल एफ एस, ये है अभिलंब प्रतिक्रिया। तो सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का कोई न कोई परिणाम ही होगा। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का कोई न कोई परिणाम ही होगा। तो इसका परिणाम ही ये रहा, ये
इसको हम ओ ए बोल दें, इसको ओ बी बोल दें, इसको ओ सी। सुनिएगा, ओ ए क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया। ओ ए क्या है? ओ बी क्या है? सीमांत घर्षण बल। और ओ सी क्या है? इन दोनों का परिणामी। ओ सी जो है दोनों का, किनका किनका? अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण बल का परिणामी कौन है? ओ सी। और ये परिणामी जो है अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उस कोण को कहा जाता है घर्षण कोण। घर्षण कोण किसको कहा जाएगा? अब परिभाषा सुनो। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अर्थात ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या है? सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी नाम है। इसका क्या नाम है? परिणामी। लेकिन किसका परिणामी? सीमांत घर्षण बल और, तो ये है सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी। और ये परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है, ये परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है उस कोण को कहा जाता है घर्षण कोण। समझाने में टाइम लग रहा है, परिभाषा एक लाइन की है। परिभाषा में सीधे ये बोल देना कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को कहा जाता है घर्षण कोण। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? लैम्डा से। इसके माध्यम से हम कुछ सिद्ध करना चाहेंगे। इसके माध्यम से म्यू एस बराबर tan लैम्डा सिद्ध होता है। इससे क्या सिद्ध होने वाला है? म्यू एस बराबर tan लैम्डा। अब म्यू एस बराबर tan लैम्डा कैसे सिद्ध होगा यही हमको बताना है आज, ठीक है ना? तो चित्र तो बन गया होगा। परिभाषा लिखते हैं, लिखिए। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिएगा, मान लिया एक गुटका, टुकड़ा, वस्तु कुछ भी, किसी, मान लिया एक गुटका किसी क्षैतिज समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में मान लिया एक गुटका किसी क्षैतिज समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो उस पर निम्नलिखित 4 बल कार्य करते हैं। मान लिया एक गुटका है ये, और वो क्षैतिज समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो उस पर निम्नलिखित 4 बल कार्य करते हैं। कौन कौन? नंबर 1
गुटके का भार W बराबर mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी ये रहा। नंबर 2, अभिलंब प्रतिक्रिया R, अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और नंबर 3, बाह्य बल F। नंबर 4, सीमांत घर्षण बल Fs बाह्य बल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये इस गुटके पर 4 बल कार्य कर रहे हैं और उन 4 बल में एक बल जो है गुटका का भार W बराबर mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, और ये बाह्य बल F है और Fs सीमांत घर्षण बल है जो कि बाह्य बल के विपरीत दिशा में है। घर्षण बल हमेशा बाह्य बल और गति के विपरीत दिशा में ही होता है। ठीक है ना। अब इसका हम परिणामी लाने के लिए अभिलंब प्रतिक्रिया R और घर्षण बल Fs का परिणामी लाने के लिए एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। और जो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे उस समांतर चतुर्भुज में देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण OC होगा, विकर्ण वो R और Fs का क्या कहलाएगा, परिणामी। और जब R और Fs का परिणामी OC हो जाएगा तो OC और इसके बीच का जो कोण है वो क्या बन जाएगा, घर्षण कोण एवं विराम कोण। विराम है भर लिखे यहाँ पर ना, घर्षण कोण एवं विराम कोण। ठीक है ना। इसको अब इधर डाल देते हैं। देखिए आगे अब क्या करना है। लिखते हैं R और Fs का परिणामी ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज OACB की रचना करते हैं, बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज OACB की रचना करते हैं, जहां OA बराबर R, OB बराबर Fs तथा OC Fs और R तथा OC यानी विकर्ण है ना, तथा OC Fs व R का परिणामी होगा। OC विकर्ण Fs व R का परिणामी होगा। तब कोण AOC बराबर ये घर्षण कोण हो जाएगा। R और Fs का परिणामी ज्ञात करने के लिए हमने OACB एक समांतर चतुर्भुज बनाया
और जहाँ ओ ए का मान जो है वो आर है और ओ बी का जो मान है वो एफ एस है, और उसी जो विकर्ण है वो एफ एस व आर का परिणामी होगा। और जब ये परिणामी होगा तो परिणामी इसके साथ जो कोण बना रहा है वो क्या है, घर्षण कोण। अब समकोण त्रिभुज ओ ए सी में अब बताना, ये इस कोण के लिए ये लंब कहलाएगा, लैम्डा कोण के लिए ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार, इसके लिए लंब होगा। तो यानी ए सी बटे ओ ए बराबर tan लैम्डा, और ए सी का मान उतना ही होगा जितना ओ बी का है, तो इसको लिख दिए एफ एस अब बटे आर बराबर tan लैम्डा, समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, ओ ए का मान जो है आर है, ओ बी का जो मान है वो एफ एस है, जो ओ बी का मान है वही ए सी का मान भी है, तो एफ एस बटे आर बराबर tan लैम्डा। किंतु दिख रहा है अभी, किंतु एफ एस बटे आर बराबर म्यू एस होता है, इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कह सकते हो। अब बताओ एफ एस बटे आर बराबर tan लैम्डा और एफ एस बटे आर बराबर म्यू एस, तो बायां बायां बराबर है तो दायां दायां भी बराबर होगा, है ना। तो देखना समीकरण 1 व 2 से म्यू एस बराबर tan लैम्डा, क्या स्पष्ट हुआ? स्पष्ट है कि सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शजा सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है, ये कहता है। तो ये आज के बाद पता चल गया कि घर्षण कोण का स्पर्शजा सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है या सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। ठीक है ना। क्या किया हमने पहले एक क्या ले लिया, एक गुटका मतलब कोई एक पिंड है, एक कोई बस किसी वस्तु का एक छोटा सा टुकड़ा क्षैतिज समतल पर रखा है, वो सीमांत संतुलन की स्थिति में है। सीमांत संतुलन की स्थिति का मतलब होता है कि वो ठीक चलने की स्थिति में है पर चल, है ना। और जब ठीक चलने की स्थिति में उसमें 4 बल कार्य कर रहे हैं, एक उस गुटके का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और एक बाह्य बल F है और सीमांत घर्षण बल Fs जो है बाह्य बल के विपरीत दिशा में। फिर हमने क्या कहा, ये रहा अभिलंब प्रतिक्रिया, ये रहा सीमांत घर्षण बल, इसका परिणामी हमको लाना है। तो हम एक सब चतुर्भुज बना दिए। चतुर्भुज बनाए तो OA का मान क्या है, R है, OB का मान है Fs, और जो विकर्ण OC है इन दोनों का परिणामी है। परिणामी जो है R के साथ जो कोण बनाया है वही घर्षण कोण है। असम कोण त्रिभुज में tan लैम्डा बराबर लंब बटे आधार AC बटे OA ये मान रख दिया, और Fs बटे R बराबर म्यू एस सीमांत घर्षण गुणांक। इसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो पीछे के लेक्चर को देख सकते हो। और ये दोनों को इक्वल कर दिया तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए। यानी सीमांत घर्षण गुणांक जो होता है वो घर्षण कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है। अब हम बताएंगे विराम कोण। विराम कोण क्या होता है उसको देखिए। ये आप लोगों को बता दें, सुनिए। एक नत समतल की बात आती है। मान लीजिए एक ये नत समतल है, एक ये नत समतल है, एक ये नत समतल है, ये इस प्रकार से। सुनिए, इसको बोलते हैं नत समतल।
नत समतल, नत समतल, ठीक है। क्या बोलते हैं? नत समतल। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, कोई वस्तु यहाँ रखी है और कोई वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है। ये वस्तु यहाँ रखी है, चल नहीं रही है, ये वस्तु भी यहाँ रखी है, वो चलने की स्थिति पर है, चलने की कगार पर है, पर चल, और ये चलती नहीं। मान लो ये क्या है? ये चलती नहीं है, ये चलती है, ये चलने की कगार यानी चलने की स्थिति में है, ठीक है ना। तो इसका मीन्स है कि ये वस्तु जो है इस नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है। जिसे वस्तु चल नहीं रही है, एक ये है, एक इसमें जिसमें वस्तु चल रही है, और एक में ये है कि वस्तु ठीक चलने की स्थिति में है। तो जिसमें वस्तु चलने की स्थिति में होती है तो ये कहा जाता है कि वो वस्तु किसी अवस्था में है? सीमांत संतुलन की अवस्था में है। तो जिस नत समतल में कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है तो उस नत समतल के द्वारा क्षैतिज से जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, लेकिन इसमें वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में नहीं है, इसमें वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसमें वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में है। तो ये वाला कोण जो है वो क्या कहलाएगा? विराम कोण। विराम कोण कौन कहलाता है? जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो उस नत समतल के द्वारा क्षैतिज से बना कोण, उस नत समतल के द्वारा क्षैतिज से बना कोण क्या कहलाता है? विराम कोण। शर्त ये है कि पिंड उसमें कैसा होना चाहिए? सीमांत संतुलन की स्थिति में। इसका मतलब इसको थोड़ा और उठा देंगे तो चलने लगेगा, पर अभी चल, तो ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है, और ये सीमांत संतुलन की स्थिति में नहीं है, चल ही नहीं रहा बिल्कुल है, और ये तो चल रहा है, तो ये भी सीमांत संतुलन की स्थिति में नहीं है। तो इसको आप विराम कोण नहीं कहेंगे, इसको विराम कोण नहीं कहेंगे, इसको विराम कोण कहेंगे, क्योंकि हम ये उदाहरण के लिए मान के चला है कि इसमें जो पिंड है वो किस अवस्था में है? सीमांत संतुलन की स्थिति में। क्या परिभाषा हुई? फिर से फाइनल सुनना कि जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है तो उस नत समतल के द्वारा क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण विराम कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखिए। विराम कोण जब कोई पिंड किसी नत समतल पर, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है तो नत समतल के द्वारा क्षैतिज के साथ बना कोण विराम कोण कहलाता है। विराम कोण कहलाता है। इसे थीटा से दर्शाते हैं। जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है तो नत समतल के द्वारा क्षैतिज के साथ बना कोण विराम कोण कहलाता है। इसे थीटा से दर्शाते हैं। अब देखना, यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं। ये है क्षैतिज AB, ये है नत समतल, इसमें एक पिंड है सीमांत संतुलन की स्थिति में है। मान लो ये कोई पिंड है नत समतल AC पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर ये बता दें ये R है
और यहाँ पर ये mg है। ये थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, और ये fs। ये यहाँ पर AC जो है वो है नत समतल। AC एक नत समतल है, वो नत समतल AB से थीटा कोण पर है, और उसमें जो पिंड है वो या वस्तु है वो सीमांत संतुलन की स्थिति में है। जब ये सीमांत संतुलन में स्थिति में है तो ये क्या हो जाएगा, विराम कोण। अब यहाँ पर देखो, ये जो पिंड है सीमांत संतुलन की स्थिति में है, किसमें, नत समतल पर, तो उस पिंड पर 3 बल कार्य करेंगे। कौन कौन बल है देखना, उस पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर है ना, और अभिलंब प्रतिक्रिया r जो है नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर, नत समतल के ऊपर की ओर, और एक है घर्षण बल Fs नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर। तीन ना है, कौन कौन, mg r और Fs, mg r और Fs, इतने ना है, mg r और Fs। लेकिन mg r और Fs, अब फिर क्या है, mg के 2 घटक हैं, mg के कौन हैं, कौन कौन, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा r के विपरीत है और mg sin थीटा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। तो यानी Fs बराबर mg sin थीटा कर देंगे और r बराबर, और दोनों की हेल्प से सिद्ध कर देंगे, तो इसमें भी μs बराबर tan थीटा आ जाएगा। यानी देखिए इसमें क्या करना है, देखना जल्दी से एक बार रफ में क्या कहा हमने। AC क्या है, एक नत समतल है जिसमें कोई पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो AC के द्वारा AB से बना कोण विराम कोण हुआ, और इस पिंड में क्या होंगे, 3 बल कार्य किए, एक mg, एक r और एक Fs। फिर हमने कहा mg के 2 घटक हुए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये Fs किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा, और r किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के। दोनों ये इसके दूसरे के अपोजिट में है तो बराबर है ना, तो Fs बराबर ये, और दोनों को भाग कर दो, मान लो दोनों को क्या कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Fs बटे r बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा से Fs बटे r, और sin बटे cos यानी tan, ठीक है। और Fs बटे r बराबर तो μs भी तो होता है, अभी अभी पढ़े हो है ना, पीछे लेक्चर में इसको बताया गया है, वैसे यूज इसमें भी किया गया। अब ये दोनों बराबर हैं तो μs बराबर क्या बन गया, इससे क्या पता चला, सीमांत घर्षण गुणांक जो है विराम कोण के इस स्पर्शज्जा के, और सीमांत घर्षण गुणांक जो है घर्षण कोण के भी स्पर्शज्जा के। इससे ये पता चला कि घर्षण कोण और विराम कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब हो गया। अब लिखते हैं, देखिए मान लिया कोई पिंड नत समतल AC पर सीमांत संतुलन की अवस्था में है, तो कोण CAB बराबर थीटा विराम कोण। मान लिया कोई पिंड नत समतल AC पर सीमांत संतुलन की अवस्था में है, तो कोण CAB बराबर थीटा क्या कहलाएगा, विराम कोण। अब पिंड पर
निम्नलिखित 3 बल कार्य करते हैं। कौन? पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया R नत समतल के लंबवत, नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर, पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर। और तीसरा नंबर है सीमांत घर्षण बल नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर, ठीक है ना? है ऐसा? बिल्कुल है। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि अब भार mg के, अभी दिख रहा है पिंड के भार mg के 2 घटक होंगे। नंबर 1 mg cos थीटा और नंबर 2 mg sin थीटा। mg के 2 घटक हुए, जिसके साथ कोण बना हुआ होता है उसको कास में लिखते हैं, एक ठो को साइन में लिखते हैं। तो mg के 2 घटक हो गए। पिंड के भार mg, पिंड के भार से मतलब है, ठीक है ना? पिंड के भार mg के 2 घटक होंगे। पिंड के भार mg के 2 घटक होंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। हो गया? किंतु संतुलन अवस्था में क्या होगा? Fs बराबर होगा mg sin थीटा और R बराबर होगा mg cos थीटा। समीकरण 1/2 से 1/2 कर दो। Fs बटे R बराबर क्या? ये mg से mg है ना, तो क्या आया? साइन थीटा बटे cos थीटा। mg कट गया, tan थीटा। समीकरण नंबर 3। किंतु Fs बटे R बराबर μs सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक। Fs बटे R बराबर tan थीटा पहुँचे। Fs बटे R बराबर μs सीमांत घर्षण गुणांक। अब समीकरण 3 व 4 से क्या मिलेगा? ये और ये बराबर हैं, तो μs बराबर tan थीटा। अतः सीमांत घर्षण गुणांक विराम कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है। क्या हुआ?
सीमांत घर्षण गुणांक यानी म्यूएस विराम कोण के स्पर्शज यानी tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, आया। अब देखो म्यूएस बराबर tan थीटा होता है, इसको भी आप देख लीजिए। किंतु म्यूएस बराबर tan लैम्डा भी तो होता है, म्यूएस बराबर tan थीटा प्रूव हुआ। अब म्यूएस बराबर tan लैम्डा इसके पहले प्रूव किया हमने घर्षण कोण में। अब ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण 5 व 6 से क्या होगा, tan लैम्डा बराबर tan थीटा, तो क्या आया, थीटा बराबर लैम्डा। ठीक है ना, लैम्डा और tan थीटा दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो क्या पता चला, पता ये चला कि घर्षण कोण और विराम कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टार्ट से आप लास्ट तक यदि आप क्रम से देख लिए होंगे तो समझ में आ ही गया होगा। और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता रहेगा। थैंक यू।